1853 में मैकॉले ने एक बात कही थी। मैकॉले माने थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिसने अंग्रेजी भारत में लाई, अंग्रेजी को भारत में स्थापित करने वाला जो अंग्रेज मैकॉले, वो 1834 में भारत आया और उसके कुछ साल यहां रहा, फिर वापस इंग्लैंड गया और उसने एक बिल पास कराया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि भारत में अंग्रेजी भाषा की शिक्षा शुरू की जाए। तो अंग्रेजी भाषा का बिल तो 1840 में बन गया था, लेकिन किसी कारण से लटकते लटकते 1853 में पास हुआ। तो 1853 में जब बिल पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट लोकसभा में, तब उसने जो भाषण दिया तो उसने कहा कि भारत की हिंदी भारत की रीढ़ की हड्डी है। जरा ध्यान से सुनना इस बात। भारत की जो भाषा हिंदी है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है, माने पूरा भारत इसी पे टिका हुआ है। अब इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दो तो भारत हमेशा के लिए गिर पड़ेगा। ये उसके शब्द हैं मैकॉले के। तो मैकॉले ने 1853 में अंग्रेजी भाषा को भारत की शिक्षा का माध्यम बनाने का जो कानून बनवा लिया, वो इसी तर्क के आधार पर, अब वो लागू हो गया। अब 1853 से वो लागू हुआ है, 2010 तक भी वही चल रहा है। मैकॉले ने तय कराया था कि भारत में माध्यम अंग्रेजी होगा, सभी भाषा माने ज्ञान का, पढ़ाई का, ज्ञान का, वही आज तक चला आ रहा है। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन राज की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, सरकार की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, विज्ञान, तकनीकी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सब विषयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन स्कूल कॉलेजों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी। समाज की भाषा हिंदी, लेकिन संसद की भाषा अंग्रेजी। ये सब 1853 वाले कानून के प्रतिरूप हैं। मुझे नहीं लगता कि मैकॉले मर गया है, उसी की आत्मा है जो हम सब में प्रवेश कर गई। मैं अपने आप को भी उसमें मानता हूं, अलग नहीं मानता, क्योंकि हम सब उसी अंग्रेजी शिक्षा में से पढ़कर निकले हैं ना, इसलिए मुझे परिचय देने में अच्छा नहीं लगता। कोई वो सम्मानजनक नहीं है। हम अपनी डिग्रियां बताते हैं, वो एक तरह से अंग्रेजों का सम्मान बढ़ाते हैं, उसमें भारत का सम्मान नहीं है, क्योंकि ये डिग्रियां तो सब अंग्रेज बना के गए ना। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीबीए, ये तो सब अंग्रेजों की बनाई हुई। इन्हीं को तो गाते हैं ना हम हर जगह व्याख्यान के पहले। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप इसको गाएं और फिर सबको इसका हैसियत बताएं कि देखो ये कितना ऊंचा आदमी है, क्योंकि अंग्रेजों के बनाए हुए कागज के टुकड़े हैं इसके पास। भले ऊपर पूरा खाली है, लेकिन कागज के कुछ टुकड़े हैं हमारे पास। और हम मूर्खानंद ऐसे हैं कि उन कागज के टुकड़ों को फ्रेम में लगा लगा कर घर में, दीवार पे, ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में, ये कागज के टुकड़े जिनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वो हमारे लिए महत्व के हैं, क्योंकि हम सब में मैकॉले की आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है। सच कह रहा हूं आपसे, आज हिंदी दिवस है तो अपनी आत्मालोचन भी हमें करने की जरूरत है। और अगर नहीं मैकॉले की आत्मा हम में आई होती तो हमारे बच्चे कभी भी मम्मी डैडी नहीं बोल रहे होते, ना कभी मम्मी पापा बोल रहे होते। ना मम्मी का अर्थ मालूम है, ना डैडी का अर्थ मालूम, बोल रहे हैं बस। मम्मी का अर्थ होता है मरा हुआ, जिसमें से जान निकल जाए वो मम्मी होती है। और हम अपनी जीती जागती मां को मम्मी मम्मी बोल के मार डालने की तैयारी, हमें मैकॉले ने प्रवेश कर रखा। डैडी माने होता है मरे हुए जैसा। अंग्रेजी शब्द है डैड, माने मरा हुआ, डैडी मरे हुए जैसा। तो डैडी बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे हैं, आंटी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। कोई नहीं बता सकता कि आंटी का मतलब चाची है कि ताई है कि बुआ है कि फूफी है कि मामी है कि मौसी है, या ये सब है। कोई नहीं बता सकता।
लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं आंटी अंकल। कोई नहीं बता सकता कि वो चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि फूफा है कि मौसा है, या मौसा का मौसा है, मामा का मामा है, कोई नहीं बता सकता। लेकिन हमारे बच्चे बोल रहे हैं अंकल आंटी, क्योंकि मैकॉले ने प्रवेश कर रखा है हमारे अंदर। और ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव आते हैं मुझे। मैं किसी के घर में जाता हूं तो क्या दिखाई देता है, पिताजी का नाम रामदयाल, माताजी गायत्री देवी, बेटे का नाम टिंकू। ये मैकॉले की औलाद कहां से आ गया? रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से पैदा हुआ, ये समझ में नहीं आता। और अंग्रेजी डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। सच में अंग्रेजी डिक्शनरी में टिंकू का मतलब है आवारा लड़का, जो बाप की ना सुने, माँ की ना सुने, घर के बाहर रहे, वो टिंकू है। अब यहां रामदयाल और गायत्री देवी का आज्ञाकारी बेटा टिंकू हो गया। मैकॉले जिंदाबाद। ये है मैकॉले की आदत। हमारे घरों के बाहर नाम लिखे हुए हैं, क्या विचित्र विचित्र नाम है। ऐसे ऐसे नाम जो कभी हम सपने में न सोच सके। ये तो हुआ यही कि 64 साल में हम हिंदी से विमुख हुए, या हम हीन भावना में डूब गए। हमको हिंदी में अब कुछ ऐसा दिखता ही नहीं है कि गौरव कर सकें। इसलिए ये मम्मी डैडी अंकल आंटी टिंकू पिंकू बबली डबली डिम्पल पिंपल ट्विंकल ये सब घर में घुस गए। भले अर्थ नहीं मालूम ट्विंकल का क्या मतलब है, लेकिन घर की बेटी का नाम है ट्विंकल खन्ना। मैंने पूछा एक बार उनसे कि आपके नाम का मतलब मालूम है आपको, कि नहीं मालूम। अम्मा ने रख दिया, पिताजी ने रख दिया, तो हो गया ट्विंकल खन्ना। डिम्पल किसी का, पिंपल किसी का, कुछ कुछ विचित्र विचित्र से नाम। डब्लू बबलू डॉली। डब्लू एक अंग्रेजी शब्द है, अक्षर है डब्लू, उसका नाम से क्या लेना देना। डब्लू जो है ना प्रॉपर नाउन नहीं हो सकता कभी भी, लेकिन हम विचित्र लोग डब्लू डब्लू बोल रहे। तो मुश्किल हमारे साथ क्या हुई, मुझे जो दुख है, अंग्रेजों ने हमारे साथ षड्यंत्र किया। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे ही अपने नेता जो अंग्रेजों के भगत थे, उन्होंने हमको धोखा दिया। लेकिन हमने भी अपने आप को बहुत धोखा दिया। हमने इतना धोखा दिया कि उन्होंने जो कुछ कह दिया उसको हमने कभी जांचा नहीं, परखा नहीं, देखा नहीं कि ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। इन्होंने कह दिया जी हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी में शब्द बहुत कम है, हमने मान लिया। उन्होंने कह दिया जी हिंदी तो मूर्खों की भाषा, गंवारों की, हमने मान लिया। अब ये जो हम किसी के कहने पर मानते चले गए और उसको जांच नहीं की, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती। बाहर वाला कोई आके कुछ कह दे और हम उसकी जांच परख ना करें, उस कहे हुए को ही सत्य मान लें, तो ये डूब जाने के बराबर होता है। हम 64 साल में ऐसे ही डूब गए। इसलिए हिंदी का महत्व, हिंदी का सम्मान, हिंदी का गौरव हमसे चला गया तो सरकार ने तो पहले से ही छोड़ रखा था। इसलिए कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा होता। कभी हुआ था एक बड़ा आंदोलन आर्य समाजियों के बदौलत, उनकी ताकत, लेकिन उसके बाद तो खत्म। लोहिया जी के जाने के बाद तो सन्नाटा है पूरे देश। हिंदी के लिए कोई आंदोलन नहीं खड़ा हुआ, और जो हो जाता तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। जो आज हम रो रहे हैं ना कि हिंदी हमारे संविधान की भाषा नहीं है, इसके लिए रोना अपने आप से भी है कि हमने चूंकि हिंदी को गिरा दिया अपने रोजमर्रा के जीवन में। जब हम उसे सम्मान नहीं देंगे तो दूसरों से आप कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो सम्मान दे। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया कि इस हिंदी को अगर सच में आप ईमानदारी से चाहते हैं कि देश के संवैधानिक पद पर ये विराजमान हो, राष्ट्रभाषा ये बने, तो इसके लिए पहले इज्जत आपको इसकी बढ़ानी पड़ेगी, तब सरकार और दूसरे लोग इसकी इज्जत करना शुरू करें।
आप इसकी बेइज्जती करते रहें और ये अपेक्षा करें कि सरकार कर देगी, ये नहीं होने वाला। आप पहले इसकी इज्जत शुरू करिए, आप इसका सम्मान शुरू करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इज्जत और सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब हम भाषा को बार बार इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको प्रयोग में लाते हैं। जितना ज्यादा प्रयोग आप हिंदी का करेंगे, जितना ज्यादा इस हिंदी का इस्तेमाल आप करेंगे अपने रोजमर्रा जीवन से लेकर अपने शोध प्रबंधों तक, उतना ही ज्यादा हिंदी का सम्मान बढ़ेगा। और आप में अगर इसका आत्म गौरव आया, हिंदी का सम्मान आपने बढ़ाया, तो सरकार से तो करवाई लेंगे, वो कौन सी बड़ी बात। सरकार तो कर देगी, बहुत मुश्किल नहीं है अब इस देश में। अब जमाना थोड़ा बदल गया है। कैसे बदल गया? कुछ ऐसा परिवर्तन आया पिछले 20 साल में कि हिंदी दक्षिण से लेकर उत्तर, पूरब से लेकर पश्चिम और भारत के बाहर अमेरिका, यूरोप और कई जगह फैल गई। 20 साल में ये परिवर्तन मैं देख रहा हूं। हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, भारत में ही नहीं, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक कुछ भाषाओं को विशेष दर्जा मिला हुआ है, जैसे फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र में फ्रेंच तो मूल भाषा है, अरबिक, अरबी भाषा, फिर चीनी, चीन वालों की भाषा, फिर स्पेनिश। तो ऐसे 5-6 भाषाओं को उन्होंने बहुत सम्मान दे रखा है संयुक्त राष्ट्र ने। अब संयुक्त राष्ट्र गंभीरता से सोच रहा है कि हिंदी को भी वही दर्जा मिले जो फ्रेंच को है, स्पेनिश को है, अरबी को है, चीनी को है, वो हिंदी को भी मिले। और संयुक्त राष्ट्र ने इस बार कहा भारत सरकार से कि आपकी भाषा को हम संयुक्त राष्ट्र की भाषा बनाना चाहते हैं, आप इस दिशा में थोड़ा प्रयास करें, हम भी आपका सहयोग करें। तो पता है क्या कहा उन्होंने? संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, स्थायी समिति, उन्होंने भारत सरकार को एक प्रस्ताव दिया कि हर साल भारत सरकार $70 करोड़ खर्च करे, क्योंकि यहां जब हिंदी को हम फ्रेंच के स्तर पे ले आएंगे तो संयुक्त राष्ट्र में जो भी व्याख्यान और चर्चाएं होती हैं उन सबका हिंदी भाषांतर हमें सबको सुनाना पड़ेगा, जैसे वो फ्रेंच और दूसरी भाषा में सुनाते हैं। तो वो कहते हैं इसमें $70 करोड़ का खर्च है। और इस समय संयुक्त राष्ट्र जो है ना दिवालिया हो गया। वो कहते हैं जी हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हमारे पास तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। तो आप अगर $70 करोड़ प्रतिवर्ष हमको दे सकें भारत से, तो हिंदी का वो स्तर हो जाएगा जो वहां फ्रेंच का है, अरबी का है, चीनी का है, स्पेनिश का है। माने हिंदी की हैसियत संयुक्त राष्ट्र की भाषा वाली हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र इसको सैद्धांतिक रूप से मान चुका है, बस भारत सरकार देरी कर रही है। भारत सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि ये $70 करोड़ दिए जाएं कि न दिए जाएं। भारत सरकार का माने भारत के अधिकारी, ये उसमें अड़ंगे लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी फालतू खर्चा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये अधिकारी अपनी जेब में जो डाल रहे हैं वो सब अच्छा खर्चा है, और हिंदी के लिए $70 करोड़ खर्च हो तो ये फालतू हो गया। तो ऐसे जिन अधिकारियों ने अड़ंगे लगा रखे हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है और उन पर हम इतना दबाव डाल रहे हैं कि वो 2-4 महीने में अपने इस दुराग्रह को छोड़ ही देंगे और $70 करोड़ तो निकल ही आएगा। क्योंकि $70 करोड़ कोई बहुत बड़ी रकम थोड़ी है। भारत के देश में जहां 11.5 लाख करोड़ का बजट हो, वहां 400-425 करोड़ रुपए बैठता है। $70 करोड़ कौन सी बड़ी रकम? 350 करोड़ बैठता है। तो 350 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। अगर हम हर साल ये खर्च करें तो संयुक्त राष्ट्र कहता है कि आपकी भाषा को हम वो दर्जा दे देंगे जो चीनी को है, अरबी को है या फ्रेंच को है। तो सारी दुनिया में हिंदी की इज्जत बढ़ेगी। और एक बार वहां हो गया संयुक्त राष्ट्र में तो भारत में हो जाएगा, क्योंकि हम तो मैकॉले पलट है ना। हम तो तब किसी का सम्मान करते हैं जब वो विलायत से आ जाता है। हाँ, योग जब विलायत से योगा होके आया तब हमने जो है ना सम्मान करना शुरू किया। ऐसे थोड़ी करते योग का सम्मान। तो हिंदी पहले संयुक्त राष्ट्र में स्थापित होगी तब भारत सरकार मानेगी इसको।
कि अब तो संयुक्त राष्ट्र में हो ही गई है, तो शर्म से डूब मरना, तो इसलिए हिंदी को फिर भारत में वो स्थापित करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में जल्दी से जल्दी हिंदी को जो दर्जा देने की बात वो कह रहे हैं वो मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र के कुछ लोगों से हमारी चर्चा हो रही पिछले कुछ 6-8 महीने से, तो उनसे मैंने पूछा कि आखिर आपको हिंदी में क्या विशेषता दिख रही है जो आप ये चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा हो। तो उन्होंने कहा, अरे हिंदी में तो उतना ही दम है जितना चीनी भाषा में। वो कहते हैं हिंदी में उससे ज्यादा दम है जितना फ्रेंच में। वो कहते हैं हिंदी में तो और भाषाओं से ज्यादा दम है। वो कहते हैं फ्रेंच तो इतनी बोली और पढ़ी नहीं जाती पूरी दुनिया में, उससे ज्यादा तो हिंदी बोली और पढ़ी जाती। तो वो मानते हैं कि हिंदी में दम है, और उसका कारण वो मानते हैं कि हिंदी का संस्कृत से जुड़ाव। वो कहते हैं ये जो संस्कृत से आपका जुड़ाव है ये आपकी ताकत है। तो संयुक्त राष्ट्र ने अब ये मान लिया और दुनिया भी धीरे धीरे मान रही है। आपको मालूम है दुनिया में कई ऐसे बड़े टेलीविजन चलाने वाली कंपनियां हैं जिन्होंने अपने विशेष हिंदी चैनल शुरू किए पिछले 20 साल। एक तो सबसे बड़ा उदाहरण दूं, चीन जो भारत का धुर विरोधी है उसने हिंदी रेडियो शुरू किया, मालूम है आपको? और चीन का हिंदी रेडियो हमारे रेडियो से अच्छा और साफ सुनाई देता है पूरी दुनिया में, सुन के देख लो। कारण जानते हैं? क्योंकि चीन की सरकार कहती है कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी हैं दुनिया में, इसलिए उनका रेडियो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन संस्था अब तक हिंदी में समाचार देती थी दिन में 1 घंटे, माने पहले तो आधा घंटे आते थे फिर 1 घंटे हुए, अब पूरा हिंदी का एक चैनल ही शुरू कर रहे हैं। वो थोड़े दिन में चालू होने जा रहा है, 24 घंटे। अब बीबीसी हिंदी पे आ रही है। चीन ने हिंदी का रेडियो शुरू कर दिया। जर्मनी की सरकार का हिंदी रेडियो चालू है इस समय, मालूम है आपको? धुआंधार चल रहा है, खूब सुना जाता है जर्मन रेडियो जो हिंदी में आता है। फ्रांस की सरकार तैयारी कर रही है हिंदी रेडियो शुरू करने की, स्पेन में तैयारी चल रही है। तो दुनिया भर के देशों में अब हिंदी के प्रति नजरिया बदल रहा है और उनको हिंदी 100 करोड़ लोगों की भाषा दिखाई दे रही है। और दुनिया के देशों को जोड़ें तो 120, तो 120 करोड़ लोगों की भाषा को कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के कई देश इसमें समा जाएंगे, इसलिए इसकी ताकत बहुत बड़ी है। और एक तीसरी बात यह हुई है कि हिंदी बोलने समझने जानने वालों का बाजार अब दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदी बोलने जानने समझने वालों की क्रय शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो बहुत बड़ी संभावना है दुनिया की कंपनियों के लिए। तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने विज्ञापन हिंदी में शुरू कर दिए। ब्रिटेन की कई बड़ी कंपनियां हैं जो हिंदी विज्ञापन कर रही हैं आजकल। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां हिंदी विज्ञापन कर रही हैं, और उनको ये समझ में आ रहा है कि हिंदी विज्ञापन लोगों को उनका जल्दी समझ में आता है अंग्रेजी की तुलना में। तो कंपनियों को हिंदी की ताकत पता चल गई है, सरकारों को दुनिया में हिंदी की ताकत पता चल गई है। अर्थव्यवस्थाओं में जो हर समय काम में लगे रहने वाले अर्थशास्त्री हैं उनको हिंदी की ताकत का अंदाजा हो गया। दुनिया के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि खाली हिंदी भाषा के आधार पर भारत का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो भारत 450 से 500 लाख करोड़ रुपए वाला देश है। ये अर्थशास्त्री अब मान रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की भाषा में हिंदी मजबूत हो रही है, दुनिया के सरकारों की नजरों में हिंदी मजबूत हो रही है, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि हिंदी बोलने वालों की संख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है। बस आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ये दुनिया में जब हिंदी समर्थक और हिंदी सहयोगी बढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा हिंदी का ज्यादा सम्मान और ज्यादा इज्जत करना शुरू कर दो, तो ये सब काम पक्का हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए कि दिया तले अंधेरा। दुनिया भर में हिंदी सीखने समझने वालों की संख्या बढ़े, सरकारें करोड़ों डॉलर का बजट उस पे लगाएं। जर्मनी की सरकार ने तो विशेष संस्थान बनाना शुरू कर दिया, अरबों डॉलर का बजट है कि जो हिंदी सीखे और सिखाएं, संस्कृत सीखें और सिखाएं।
और यहां जब हैदराबाद आऊं तो एयरपोर्ट से लेकर शहर तक हर जगह पढ़ने को मिलता है 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए, 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए। शर्म आती है। यहां बोर्ड मिलने चाहिए 30 दिन में तेलुगु सीखिए, या 2 महीने में तेलुगु सीखिए, या 4 महीने में और अच्छी तेलुगु सीखिए, संस्कृत निष्ठ तेलुगु सीखिए, साहित्यिक तेलुगु सीखिए, ऐसे बोर्ड लगे हों यहां। या हिंदी सीखिए। क्यों अंग्रेजी सिखाने वाले कहां से पैदा हो गए हैदराबाद में? यही है मैकॉले की आत्माएं। इन मैकॉले आत्माओं से पिंड छुड़ाओ, अपना और इस समाज का। तो पिंड कैसे छूटेगा? इसके रास्ते हैं कि ये जितनी मैकॉले आत्माएं हैं इनसे असहयोग करो और इनका बहिष्कार करो। इनको अपने किसी सम्मान समारोह में मत बुलाओ और इनका कोई सम्मान मत करो और इनसे कोई रिश्ता मत रखो। आपके घर में शादी है, अपने घर का निमंत्रण उनको मत दे के आओ जो मैकॉले मानस पुत्र, मत बुलाओ उनको अपने घर, और उनके घर आप मत जाओ। देखो कैसे सुधरते हैं ये सब अल्पमत में हो जाएंगे थोड़ी ही देर में। आप देख लेना, जैसे ही आपने इनसे रिश्ता तोड़ा और इनसे मुख मोड़ा, ये सब तो अल्पमत में आ जाएंगे। इनकी जड़ें तो आपके पानी से सिंचित हो रही हैं, आपने इनकी जड़ों में पानी देना बंद किया, ये तो सूख जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे। चिंता मत करो, जैसे मैकॉले मर गया वैसे ये भी मर जाएंगे। आप बस इनसे रिश्ता और व्यवहार अपना कम कर दो तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी।